ये भाग द्वितीय की समस्त छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान में फेडरल सिस्टम या संघीय तत्व, संघीय व्यवस्था। संघ का अंग्रेजी रूपांतर होता है फेडरेशन। तो उत्पत्ति इसकी लैटिन भाषा की फोइटस से हुई है, जिसका मतलब है संधि या समझौता, अर्थात समझौते द्वारा निर्मित राज्य क्या कहलाएगा? संघ राज्य कहलाएगा। संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक शासन एक ऐसा शासन जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। तो ये तो कहलाता है संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था के लिए संघीय तत्व क्या होने चाहिए जो सभी देशों में पाए जाते हैं? पहली बात आती है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संघीय तत्व में तो सबसे पहला तत्व है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। ये है केंद्रीय और इकाई सरकार द्वारा इसका संचालन प्रयोग होता है प्रभुत्व शक्ति का। फिर दूसरी विशेष तत्व है शक्तियों का विभाजन। अमेरिका के अंतर्गत गणना एवं अवशेष का सिद्धांत अपनाया जाता है। और तीसरी इसमें जो तत्व है वो है दोहरी नागरिकता। हाँ, अमेरिका की और राज्य की दोनों की अलग अलग नागरिकता लेनी होती है। फिर आता है संविधान की सर्वोपरिता, यानी संविधान सर्वोच्च है, उसके अधीन ही सभी समस्त कार्य करते हैं। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी शक्ति विभाजन बना रहेगा, शक्ति संतुलन बना रहेगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका के समक्ष कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। तो ये तो हमने देखे संघीय तत्व 5। अब हम देखते हैं विशेषताएं क्या होती हैं संघीय व्यवस्था की। तो पहला है राज्यों की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य। राज्यों का जो पृथक अस्तित्व बनाए हुए हैं, जो स्वयं में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, यानी राज्यों की स्वतंत्रता है, उनमें राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य पाया जाता है। फिर आता है द्वैध शासन और शक्तियों का वितरण। द्वैध शासन संघ और राज्य में शासन होता है और शक्तियों का वितरण यहाँ पे गणना एवं अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया। इसका मतलब ये है कि दो प्रकार की सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। तो एक सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है और जो अवशिष्ट शक्तियाँ दूसरी सरकार की हैं। तो संघ की सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है और जो बच गई हैं वो सब राज्य की सरकारों के पास हैं। तो इस प्रकार जो राज्य के लिए निषिद्ध कर दी गई हैं वो जनता की हैं। तो संघ की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त तथा राज्य और जनता की शक्तियाँ मौलिक हैं। तो संघ की शक्तियाँ तो कैसी हो गई? प्रदत्त, जो संविधान द्वारा दी गई हैं, और राज्य और जनता की शक्तियाँ क्या हो गई? मौलिक हो गई। तो संघीय सरकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती इस तरह नहीं करे कि राज्यों की शक्तियों का हनन हो। तो इस प्रकार संघीय सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की, एक तो प्रदत्त शक्ति, एक निषिद्ध शक्ति और निहित शक्तियाँ। तो प्रत्यक्ष शक्तियाँ कौन सी हो गई? जैसे करारोपण, लोक कल्याणकारी, कल्याण, ऋण, डाक, मुद्रा, पेटेंट, निम्न न्यायालयों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विधि, युद्ध की घोषणा, सेना, राष्ट्रीय सर्वोच्चता, ये सब क्या है? ये प्रदत्त शक्तियाँ, जो शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई हैं। निषिद्ध शक्तियाँ क्या हैं? निषिद्ध शक्तियाँ यह है कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सरकार इस प्रकार का कोई कार्य ना करे जिससे कि उसके अधिकार, नागरिकों के अधिकारों में या राज्य के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती हो। तो इसके लिए क्या होगा? जैसे उपाधियों का वितरण ना करे, नियमित कर लगाए। तो इस प्रकार ये किसमें आएंगी? निषिद्ध शक्तियाँ। फिर आते हैं निहित शक्तियाँ। निहित शक्तियाँ क्या है कि धारा 108 में लिखा है कांग्रेस ऐसे नियम बना सकती है जो इन शक्तियों को लागू करने के लिए उपयोगी के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? 108 जो धारा है उसमें ये लिखा हुआ है कि संघीय सरकार जो है उन शक्तियों का प्रयोग भी कर सकती है जो कि उसके लिए मूल शक्ति को, जो प्रदत्त शक्ति है, उसको प्रयोग करने के लिए अन्य शक्तियों की आवश्यकता है तो वह भी उसके पास आ जाती है। तो ये कहलाती है निहित शक्ति। फिर आता है ये विशेषताओं के अंतर्गत, ये तो हमने पढ़ा, द्वैध शासन और शक्तियों का वितरण। तीसरी विशेषता है इसमें दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता है जिसमें कि उसे अमेरिका के ही नागरिकता नहीं लेनी, पर जिस राज्य को वो बिलोंग करता है, जिस राज्य में वो रहता है निवासी, उसका भी उसे नागरिकता लेनी होती, तभी उसे अमेरिका की नागरिकता मिलेगी।
फिर है संघीय संविधान की सर्वोपरिता, यानी संघीय संविधान जो है सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई भी संस्था नहीं है। तो इस प्रकार जब भी अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में या किसी प्रकार का अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो न्यायपालिका संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही उस पर निर्णय लेती है। फिर आता है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। तो सर्वोच्च न्यायालय कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। भले ही उसकी स्थापना या उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी नियुक्ति के बाद उनका कोई उस पर नियंत्रण नहीं होता है। फिर विशेषता आती है उच्च सदन में इकाई राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, यानी उसमें यहाँ पर जो सीनेट है, कांग्रेस व्यवस्थापिका की जो दूसरा सदन है कांग्रेस सीनेट, तो सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है सीनेट। तो इसके अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी दो प्रतिनिधि हर राज्य से आएंगे। तो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे पहले वो छोटे राज्य हैं या बड़े राज्य हैं। फिर लास्ट विशेषता है संघ के संविधान में संशोधन के संबंध में इकाई राज्यों का अधिकार, यानी वहाँ पर जब भी संविधान संशोधन होता है तो वो कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कठोर संविधान है। तो कठोर संविधान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब भी दोनों सदनों के द्वारा ही संशोधन नहीं किया जाता, वरन उसकी अनुमति के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए पहले उसको इकाई राज्यों के पास की विधानसभाओं के पास भी भेजना होता है। वो जब डिसीजन ले लेते हैं, 3/4 उनके स्वीकृति आ जाती है, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस प्रकार इकाई राज्यों का भी उसमें प्रतिनिधित्व यानी उनका अधिकार भी होता है। तो ये तो हमने देखे कि संघीय शासन की विशेषताएं। अब हम जब ये बात आती है कि इस पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि निहित शक्तियाँ क्या होती हैं। तो निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है? संघीय शक्तियों की सूची सामान्य है, उसमें उन शक्तियों की चर्चा नहीं है जिनका संघ द्वारा प्रयोग उन शक्तियों के उपयोग हेतु आवश्यक है। यानी जो उसको सूची दी गई है कार्य करने की, उसमें उन शक्तियों का प्रयोग नहीं वर्णन किया गया है जो कि उसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार उसके उन शक्तियों का उपयोग हेतु आवश्यक है। तो इस प्रकार जैसे उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंक की व्यवस्था की आवश्यकता है, समय समय पर अपनी मुख्य शक्तियों के उपयोग के लिए आवश्यक अन्य शक्तियों को भी संघीय सरकार अपने हाथ में ले लेती है, और वे शक्तियाँ भी संविधान में मूल शक्तियों में निहित होती हैं। तो इस आधार पर अमेरिका में निहित शक्तियों का सिद्धांत विकसित हुआ, और यह परंपरा अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। तो संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार हम ये देखें तो जो निहित शक्तियाँ क्या हैं कि वे शक्तियाँ जो संघीय सरकार की मूल शक्तियों का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से उनमें निहित मानी जाए। तो संघीय सरकार की ये शक्तियाँ नई नहीं हैं, वरन मौलिक शक्तियों का ही अंग हैं, क्योंकि ये मूल शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए साधन मात्र हैं। अर्थात संविधान द्वारा संघीय सरकार को दी गई मूल शक्तियाँ साध्य हैं, तो निहित शक्तियाँ क्या हैं? उसकी साधन है। तो इस प्रकार निहित शक्तियाँ क्या हैं? जो उसकी मूल शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं। अन्य शक्तियाँ वो ही क्या कहलाती हैं? निहित शक्तियाँ। धन्यवाद।